हेलो, सलाम, नमस्ते। मैं प्रशांत हूं और हम ऐसे वक्त में हैं जब विश्व भर के युवाओं को पहले से ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और भविष्य की चुनौतियों का हल निकालने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस भी 2020 में अपना 75वां साल मना रहा है और इस मौके पर यूएन भी पूरी दुनिया के युवाओं से यही पूछ रहा है कि कैसे हम एक साथ आकर बेहतर, बराबर और भेदभाव से मुक्त दुनिया बना सकते हैं। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ दिलचस्प युवाओं से, जो बिल्कुल सेल्फलेस होकर न सिर्फ खुद को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि ये भी निश्चित कर रहे हैं कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी उनके साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे ही कुछ युवाओं से मैं आप सबको मिलाऊंगा और उनकी बेहद ही दिलचस्प कहानियां, बेहद ही ताकतवर कहानियां हम सुनेंगे। सबसे पहले प्रतिष्ठा, व्हाई डोंट यू स्टार्ट? आप बताना चाहेंगी अपनी कहानी और आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी पहले? A very good evening to everyone. It is an absolute pleasure to be a part of this wonderful event with all of you amazing people. सबसे पहले तो सबको happy International Youth Day. All the young people watching this और जो थोड़े old लोग भी हैं जो दिल से जवान हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम प्रतिष्ठा देवेश्वर है। I am an inclusion and accessibility rights activist. I am a person with a disability and I have been speaking, raising voice about the rights of people with disabilities in India and internationally. मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, but currently I am living in Delhi, pursuing my degree in political science from Lady Shri Ram College for Women, Delhi University. I am also the first wheelchair user from India to get into the University of Oxford, which I am very excited about, which is starting in September. एंड उसके अलावा मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मैं रीजनल यूथ एम्बेसडर हूँ और आई एम वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग माय स्टोरी विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज बहुत ही आपने नोटिस किया होगा कि मीडिया में, न्यूज़ में बहुत ही कम पीपल विद डिसेबिलिटीज की कहानियाँ सुनाई जाती हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि यहाँ पे मुझे ये मौका मिला है एक पर्सपेक्टिव शेयर करने का ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू। सभी को जय भीम। मेरा नाम ज्योति कुमारी पासवान है और मैं बिहार के पटना जिले से एक छोटे से गांव मसौढ़ी से हूँ। मैं दलित कम्युनिटी के साथ पिछले 2.5 सालों से काम कर रही हूँ और उनके साथ आनंदमय शिक्षा के लिए स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में और कम्युनिटी में तथा सीएससी पर किशोर और किशोरियों के साथ वर्क कर रही हूँ। मैं साहिल कुमार, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। मैं उमंग किशोर हेल्पलाइन के साथ काम कर रहा हूँ और उमंग किशोर हेल्पलाइन पहली एक ऐसी हेल्पलाइन है जो खास तौर पे किशोरों के लिए बनी है। किशोर क्यों? क्योंकि किशोर मन की कई सारे सवाल होते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे उनमें कई सारे चेंजेस आते हैं। आप संज्ञानात्मक चेंजेस आते हैं, इमोशनल लेवल पे चेंज आता है, इवन फिजिकल लेवल पे चेंजेस आते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो उनके मन में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उमंग किशोर हेल्पलाइन इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम उनके इन्हीं प्रश्नों का उन सवालों का जवाब देते हैं और हम उनको परामर्श प्रदान करते हैं। यहाँ पे हम उनकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है और इस हेल्पलाइन पे बड़ा मुझे गर्व होता है बता के कि 7 महीनों में हमारे पास 40,000 से ज्यादा किशोरों के कॉल्स आ चुके हैं। I'm working for the children who are begging and here and there. I'm working for their education and stop them from begging and promote them to education system. मेरी स्टोरी इसलिए सुननी चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है ना, एक कम्युनिटी डिफरेंसेस है, वो ना रहे। कम्युनिटी डिफरेंसेस हैं तो हम लोग एक छोटा बड़ा बना देते हैं इंसानों को, तो वो चीज़ ना रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े और मेरी स्टोरी को भी सुने और इस प्रोग्राम से जुड़ के वो जो मेरा ड्रीम है उसको पूरा कर सके, मेरी हेल्प कर सके। नमस्ते, मेरा नाम आरती घोटपे है और मैं रहने वाली महाराष्ट्र से पटना से महिला जागरूकता संस्था में मैं सचिव के पद पे और मैं खुद एक सेक्स वर्कर हूँ और सेक्स वर्क समुदाय में काम करती हूँ और बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़कर मैंने काम किया है, जैसे कि यूथ लीडर इंडिया है, NSW है और इन लोगों के साथ मैं जुड़कर काम करती हूँ। और मेरी कहानी आपको क्यों सुननी चाहिए ये मैं आज बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इस देश के श्रमिक है उन सबको एक इक्वलिटी का हक मिलना चाहिए, कामगार का हक मिलना चाहिए।
इसीलिए मैं यहाँ पे अपनी कहानी बताने वाली हूँ कि जो सेक्स वर्कर है उनकी कहानी क्यों जरूरी है। ये चेंज मेकर्स हैं जिनसे हम आज सवाल करेंगे। आप सबके लिए बेहद ही पावरफुल परिचय के लिए आप सबका धन्यवाद। ब्यूटी में फिर से आपके पास आना चाहूंगा अभी सवाल के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपनी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत से लोग अभी ये कहते हैं कि जो जातिगत भेदभाव है वो बेहद पुराने जमाने की बात है या अब नहीं होता, लेकिन आपकी अपनी कहानी में आपने बताया है कि कैसे जाति आधारित भेदभाव से आप जो वहाँ के आपके गांव के बच्चे हैं उनको बाहर निकालकर उनको एक समान मौका देने का प्रयास कर रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम भविष्य के भारत की बात करते हैं तो उसमें जातिगत भेदभाव खत्म करना और समान व्यवस्था बनाना हर बच्चे के लिए क्यों जरूरी हो जाता है? क्यों एक बेहतर भविष्य के लिए ये चीजें जरूरी हैं? अगर मैं भविष्य की बात करती हूँ अपने समुदाय में, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ कि मैं भी एक दलित समुदाय की लड़की हूँ और मैं अपने गांव की पहली ऐसी लड़की हूँ जो कि फिजिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और अगर मैं अपनी फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ तो मैं भी इंश्योर नहीं हो पाती हूँ, मैं भी डरती हूँ कि पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो हमारे संगठन से ऐसे बहुत से युवा जुड़े हुए हैं जिनकी फ्यूचर को लेकर हम हमेशा चिंतित रहते हैं। और वहीं CSI और BSF भी CSI और BSF लगातार मेहनत करता रहता है कि जो हमारे युवा, जो हमारे दलित कम्युनिटी के युवा हैं वो सपने को देखे और उस सपने को मुख्य उद्देश्य से जुड़े। हम युवाओं के सपने को देखने के CSI और BSF युवाओं को सपनों को देखने के लिए प्रेरित करता है। प्रॉब्लम ये हमारे समाज की ये है कि हम जो दलित समुदाय से आते हैं, हमारे युवा सपना नहीं देखते हैं, क्योंकि वो जिस स्थिति में अभी जी रहे हैं उसी में वो जीना पसंद करते हैं और उनको ऐसा मौका नहीं मिल पाता है, उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि वो सपने को देखे। और तो अगर वो लोग सपना, CSI और BSF यही करती है कि उनको सपना दिखाती है। अगर वो सपना देखेंगे तो रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे और हम लोग उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। आज हमारे संगठन यही चाहता है कि जितने भी दलित युवा हैं जो मर्जलाइन कम्युनिटी से हैं, घुमंतु जातियां हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी समुदाय के हैं, जो सपने देखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाए। अक्सर हमारे समुदाय में ये होता है कि अगर मैं जातिगत भेदभाव की बात करूं तो मैं खुद इस प्रॉब्लम से गुजर के अभी यहाँ पे पहुंची हूँ और जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ वहाँ स्कूल में, आंगनबाड़ी में, कम्युनिटी में बहुत से भेदभाव को वो लोग झेलते हैं। स्कूल में होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनके साथ जिनकी आर्थिक, राजनीतिक सभी फील्ड बेहतर है, उन सब जातियों वाले और जो दलित कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। एक्चुअल में उनके साथ बैठते भी नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको जैसे टीचर भी उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, तो वो बच्चे इस चीज़ को फेस नहीं कर पाते और स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि वो बच्चे ड्रॉप आउट ना हो। हम लोग स्कूल में भी इन सब चीज़ों को लेकर बात करते हैं और आंगनबाड़ी में भी इन समस्याओं को लेकर बात करते हैं। कम्युनिटी में इंश्योर करते हैं कि बच्चे एजुकेशन से जुड़े। ब्यूटी ये बात कह रही थी कि अगर एजुकेशन प्राइमरी चीज है जो सबके लिए बराबर हो, बिना भेदभाव के हो, तो हम बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और बिना भेदभाव के आगे बढ़ सकते हैं। साहिल, मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि ब्यूटी ने जो अभी बताया, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा असर इन तमाम चीजों का जो आप भी बता रहे थे कि मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है बच्चों के वाइल ग्रोइंग अप। जब हम एक बेहतर भविष्य इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो आपको अभी फिलहाल क्या चैलेंजेस नजर आते हैं भारत में, और इन जो चैलेंजेस हैं इनको ठीक करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स मतलब सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर क्या होना चाहिए कि ये स्थिति बेहतर हो? जी, जैसा कि आपने कहा और ब्यूटी ने भी कहा कि इस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, और जैसे आपने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पे जरूर इसका असर पड़ता है।
अगर हम, और उस क्षण भर के लिए नहीं पड़ता, ये पूरी जिंदगी भर के लिए उन पे इसका असर रहता है जब हम इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखते हैं। और अगर मैं स्टडीज, और जैसे मैं आज युवा दिवस पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं यूथ के बारे में बात करूंगा। स्टडीज ये कहती हैं कि हर 5 में से 1 युवा किसी न किसी लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजिकल इशू से ग्रसित है। और जब मैं एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और गहराई में देखता हूं तो मैं डिस्क्रिमिनेशन देखता हूं सोसाइटी में, मेंटल हेल्थ के प्रति एक स्टिग्मा देखता हूं मैं सोसाइटी में। और ये जो स्टिग्मा है, ये कहीं भी जो युवाओं की जो परेशानियां हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो जिससे वो जा रहे हैं, ये कहीं भी उसको कम नहीं करता, उसको बस एस्केलेट करता है। अगर मैं साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखूं और स्टडीज के हिसाब से देखूं तो जो चाइल्डहुड में जो हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं, अगर उनका समय से उनका ट्रीटमेंट ना हो, समय से उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम्स आगे चल के अर्ली एडल्टहुड में ये और बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती हैं। सर, अगर मैं भारत की बात करूं तो हर 1 लाख व्यक्ति पे देयर इज ओनली 0.3 साइकियाट्रिस्ट, हर 1 लाख व्यक्ति पे देयर इज ओनली 0.7 सोशल वर्कर, हर 1 लाख व्यक्ति पे देयर इज ओनली 0.7 साइकोलॉजिस्ट। और अगर मैं और इसमें गहराई में जाके देखता हूं तो जब मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात करता हूं तो मैं अपने आसपास देखता हूं कि हमारी सोसाइटी सेंसिटाइज ही नहीं है मेंटल हेल्थ के प्रति। हम देखते हैं, मेरे पर्सनल मैं एक्सपीरियंस बताता हूं, कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके भाई थोड़े से अगर हम उनको मेंटल हेल्थ की जब जरूरत थी तो हमारे परिवार वाले उनके सेंसिटाइज नहीं है। वो कहते हैं कि भाई अगर पड़ोसी को पता चल गया कि मेरा बेटा किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो यार ये तो उसको पागल बोलेंगे, इसको तो भाई ये बोलेंगे यार ये देखो शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का लड़का, राठौड़ जी का लड़का तो पागल है। तो आप देखें कि किस हद तक मेंटल हेल्थ के प्रति एक सोसाइटी में, पूरी की पूरी एक सोसाइटी में कितना बड़ा एक स्टिग्मा एक क्रिएट हो गया है। अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अगर किसी में अवेयरनेस भी है, जैसे मान लीजिए आज कोई युवा यहाँ से देखे उसको लगता है कि हाँ मुझे भी एक जरूरत है, तो भाई सोसाइटी उसको आगे आने नहीं देती है। वो इस डर से पीछे रह जाता है, इस डर से पीछे रह जाता है कि यार लोग क्या कहेंगे। तो ये मैं जो चैलेंजेस है वो मैं अभी देखता हूं और इस पे हमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस पे अभी काम करने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूं जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तो अवेयरनेस विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली डिमांड विल क्रिएट इट्स ओन सप्लाई। जैसे मैंने बात करी थी कि हर 1 लाख व्यक्ति पे 0.3 है, तो जब पब्लिक इस पे सेंसिटाइज होगी तब हम युवा आगे आएगा। और आज आपने भी देखा होगा, जब आप अपने कॉलेज में थे तो या स्कूल में थे तो हम स्कोप की बात करते थे कि यार अच्छा किस फील्ड में कितना स्कोप है। अभी मैं किसी को भी सुनता नहीं हूँ, कभी मैं सुनता नहीं कि यार साइकोलॉजी में कितना स्कोप है, मनोविज्ञान में कितना स्कोप है। तो जब अवेयरनेस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पे लोगों को लगेगा स्कोप है, और जब ये होगा तब इस फील्ड में हम आगे और बेहतर तरीके से हम इस पे काम कर पाएंगे। प्रतिष्ठा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी जब साहिल मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं इन जनरल, तो शायद इंक्लूसिवनेस हमारे थॉट प्रोसेस से अभी तक गायब है, अगर मैं बेहद ही सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो, क्योंकि वो हमारे पॉपुलर डिस्कोर्स में कहीं है ही नहीं। मीडिया में या टेक्स्ट बुक में या स्कूल में कहीं हमें ये नहीं पढ़ाया जाता है कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आप कैसा सोशल स्पेस तैयार करेंगे, या बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, या कैसे पब्लिक स्पेस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, आर्किटेक्चर होना चाहिए। क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हमें बता सकती हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हाउ डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ओवरकम द बैरियर्स, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जो सोशल हो, एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव फ्यूचर के लिए आपके हिसाब से क्या पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की जरूरत है? थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन प्रशांत। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी शेयर करूं, मैं चाहती हूं कि एक मोमेंट लेके हम सब आई वांट ऑल ऑफ यू टू इमेजिन कि अगर आपको बताया जाए कि ये लड़की है, इसका नाम प्रतिष्ठा देवेश्वर है, और ये एक पर्सन विद अ डिसेबिलिटी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि ये एक विकलांग लड़की है, पर्सन विद अ डिसेबिलिटी है। तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है, वो एक इमेज बनाएं और एंड होल्ड दैट थॉट, उस इमेज को अपने दिमाग में रखें और वो रख के मेरी आप कहानी सुने। तो मैं 13 साल की थी, 2011 की ये बात है, जब मेरा एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि मैं चेस्ट बिलो मेरा पैरालिसिस हो गया
एंड जब मुझे मेरी मेडिकल रिपोर्ट मिली तो मुझे ये बताया गया कि अब मैं जिंदगी में कभी चल नहीं पाऊंगी। तो जाहिर सी बात है कि जब मुझे ये बताया गया तो एक वो बड़ा मीम वायरल हुआ था ना कि एकदम से जिंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए, दुनिया बदल दी। तो एकदम से वो वाला सिचुएशन हो गया कि अब मैं क्या करूं, मेरी तो एकदम जो मेरे सपने थे, मेरी लाइफ थी, अब शायद सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगी। मुझे तो यही पता था सिर्फ कि जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं कि अगर अब मुझे व्हीलचेयर यूज करना पड़ेगा तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो मैं एंटर नहीं कर पाऊंगी, तो काम कैसे चलेगा। बट मुझे किसी ने ये नहीं बताया उस वक्त कि क्योंकि अब मैं एक व्हीलचेयर यूजर हूं तो दुनिया मुझे एक अलग नजरिए से देखने वाली है। जो एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की जो कम्युनिटी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, उनको एक बहुत ही मार्जिनलाइज्ड और निग्लेक्टेड तरीके से देखा जाता है। ये मुझे बाद में बाहर आके, मुझे हॉस्पिटल से बाहर आके जब मैं दुनिया से मैंने मिलना शुरू किया तो मुझे पता चला कि लोग जब मुझे देखते हैं तो जो मेरी ये खूबसूरत सी स्माइल है वो नहीं देखते, वो मेरी एजुकेशनल अचीवमेंट्स नहीं देखते, वो मेरे टैलेंट्स के बारे में जानना चाहते ही नहीं। वो बस मेरी व्हीलचेयर देखते हैं। आपको अभी नजर नहीं आ रही है, बट जो भी मुझे देखता है उनको मेरी व्हीलचेयर सबसे पहले नजर आती है, और वो बस वो व्हीलचेयर देख के बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स अपने माइंड में बना लेते हैं और बहुत धारणाएं मेरे बारे में बना लेते हैं। एक जो मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो उनको एक बात सुनने को मिलती है वो ये है कि ओह, आपकी बेटी व्हीलचेयर पे है, कितना बोझ है आप पे। जो ये शब्द है बोझ, बर्डन, ये हम कितना ज्यादा एसोसिएट करते हैं एक पर्सन विद अ डिसेबिलिटी के साथ कि वो जो इंसान है, जैसे जब उस वक्त मैं थी, मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि अब जीने का फायदा ही क्या है कि जब लोग मुझे इतना ज्यादा एक बोझ समझ रहे हैं। पर उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि रादर दैन मैं इन लोगों की बातें सुनूं जो उस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो मैं नहीं कर सकती। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैंने उन सब चीजों की लिस्ट बनाई जो मैं अभी भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं नहीं चल सकती, कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं अपना ब्रेन यूज कर सकती हूँ। तो मैंने उन चीजों पे मैंने फोकस करना शुरू किया और उसी वजह से मैंने फिर एक डिसीजन लिया कि और मैं भी एक्चुअली साहिल जी की तरह मैं भी होशियारपुर पंजाब से हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरा जो टाउन है उसको मैं छोड़ के एक बड़े शहर में जाके रहना चाहती हूँ और एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहती हूँ। तो मैंने 3 साल पहले अपना घर छोड़ा और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेडी श्री राम कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। और जब मैंने वहां पे जाने का ये डिसीजन लिया तो सारी दुनिया वाले मम्मी पापा के पास आ गए कि इसको आप मत भेजो, ये तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, अपनी बेटी को अकेले आप दिल्ली यूनिवर्सिटी भेज के पढ़ने के लिए, क्योंकि ये तो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ये इंडिपेंडेंट तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकती, आप इसको घर पे बिठाओ, इसकी एजुकेशन पे पैसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बट अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए, वहां पे मेरी अंडर ग्रेजुएट डिग्री अब खत्म भी हो चुकी है और मैंने इंडिपेंडेंटली बहुत सक्सेसफुली अपनी पढ़ाई की, क्योंकि उन लोगों की मैंने बातें सुनी ही नहीं जो लोग इस तरह की जो नेसेयर्स होते हैं, जो आपकी गलतियां और आपकी खामियां हमेशा पॉइंट आउट करते रहते हैं, उनको मैंने सुना ही नहीं। तो ये चीज में जो अभी मेंटल हेल्थ की भी बात हुई है, आई थिंक जो यूथ ऑफ टुडे है वो मेंटल हेल्थ से काफी ज्यादा हम लोग, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस हैं स्पेशली कोविड-19 के टाइम पे कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। बट मैं ये जरूर एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि मैं आज अपनी कहानी यहाँ पे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, पर जब मैं 14 साल की थी मैंने तभी ये शेयर करने की प्रैक्टिस कर ली थी कि एक दिन जरूर आएगा जब दुनिया को मेरी कहानी सुनने को मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मैं आगे क्या करूंगी। इट वॉज अ लॉन्ग टनल विद नो लाइट एट द एंड, बट एक खुद पे जो आत्मविश्वास होता है वो जरूर था। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आपके साथ इस वक्त कुछ भी हो, मेरी जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकल है, हो सकता है बहुत लोगों को इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आप ये समझे कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, आपको आगे जाके एक सुनहरा कल जिसको कहते हैं वो जरूर मिलेगा। तो अपने में जो आत्मविश्वास है वो आप जरूर रखें। उसके अलावा जो मैंने स्टीरियोटाइप्स की बात की, मुझे एक अगर आप
कभी भी मीडिया पोर्ट्रेयल देखेंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का, तो वो बहुत ही एक सिंबल ऑफ मर्सी और सिंबल ऑफ सिंपैथी की तरह दिखाए जाते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं वो कभी सुंदर नहीं लग सकते, वो कभी अच्छे नहीं लग सकते। एक रिसेंटली मैं मेट्रो में जा रही थी और एक लेडी मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि तुमने बड़ी प्यारी ड्रेस पहनी है। मैंने कहा थैंक यू। उसने कहा बट क्योंकि तुम एक व्हीलचेयर पे बैठी हो इसलिए ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही। मैंने उसको देखा, मैंने कहा आंटी अगर मैं व्हीलचेयर पे नहीं भी बैठी होती, मैं खड़ी होती है ड्रेस पहन के, तो भी आप कहते कि प्रतिष्ठा अगर तुम थोड़ी सी गोरी होती ना तो तुम बहुत अच्छी लगती, अगर तुम थोड़ी और पतली होती तो तुम एकदम कमाल लगती, और तुम्हारे बाल लंबे होते फिर तो माशाल्लाह शायद मिस वर्ल्ड ही लगती। क्योंकि जो दुनिया है वो बार बार एक जो को यही जताते रहते हैं कि, और स्पेशली लड़कियों को, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुझे पता है कि हर एक लड़की रिलेट कर रही होगी इसके साथ, कि आपको बार बार बताया जाता है कि आपको एक परफेक्शन का कोई स्टैंडर्ड है जो आपको अटेन करना है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी लोग सुन रहे हैं, नो बॉडी इज परफेक्ट। आप हर शेप साइज फॉर्म को आप एक्सेप्ट करें, आप एम्ब्रेस करें, तभी ये जो दुनिया है तभी इंक्लूसिव बन पाएगी। और स्पेशली गर्ल्स, वी आर ऑल ब्यूटीफुल, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। उसके अलावा जो अभी कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें भी पीपल विद डिसेबिलिटीज को बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आपने अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में आपने टीवी पे हर जगह आपने देखा होगा, बट मैंने पर्सनली नहीं कहीं देखा कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी टीवी पे या कहीं पे दिखाई जाएं। रिसेंटली जब अभी लॉकडाउन इम्पोज किया था गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने एक एसेंशियल सर्विसेज का लिस्ट निकाला था जिसमें उन्होंने वो सारी सर्विसेज लिखी थी जिसके लिए मूवमेंट पास लोगों को दिए जाएंगे। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने केयर गिवर्स का नाम नहीं ऐड किया। केयर गिवर्स वो हैं जो सपोर्ट करते हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज को, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस है वो एक तरह से फैसिलिटेट की जाती है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज थ्रू वेरियस मीन्स। और मैं दिल्ली में रहती थी, तो एक मेरे साथ केयर गिवर थी जो सुबह और शाम को आती थी मुझे सपोर्ट करने के लिए। बट जब ये लॉकडाउन इम्पोज हुआ, गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि इतने सारे 26.8 मिलियन पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं इंडिया में, उनका क्या होगा, वो अकेले कैसे अपने काम करेंगे। एक तो पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक्सेसिबल है ही नहीं। वी फॉरगेट अबाउट दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज ह्यूजली अंडर रिप्रेजेंटेड। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि मैंने जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके मैंने कंप्लेंट किया। मैंने बोला कि आप प्लीज मुझे ये मूवमेंट पास दें। तो उन्होंने कहा कि हम आपके पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं। और मेरे पेरेंट्स से क्या बात की उन्होंने मेरे पेरेंट्स को वही कहा जो मुझे 3 साल पहले कहा गया था कि आपकी बेटी विकलांग है, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आपने इसको अकेले यहाँ पे रहने के लिए क्यों भेजा है? आपको क्या परवाह नहीं है अपनी बेटी की, ये इंडिपेंडेंटली कैसे रह सकती है? और मुझे बोला गया कि तुम्हें एन एग्जैक्ट वर्ड्स, तुम्हें ज्यादा शौक है इंडिपेंडेंस का, जो तुम यहाँ रह रही हो अब भुगतो। क्योंकि इस टाइप की मेंटालिटी है कि सोसाइटी फैसिलिटेट नहीं करना चाहती आपकी इंडिपेंडेंस को, आपके राइट्स को, वो देना ही नहीं चाहते, वो रादर आपको बार बार दबाना चाहते हैं। और यही एक चीज है जो हम सबको मिलके चेंज करनी है। और मैं ये जरूर मानती हूँ कि जो चेंज है वो एक तो काफी लेवल्स पे आता है। हमें गवर्नमेंट की जरूरत है, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है, और सबसे जरूरी चीज जो है कि लोगों की जो कहानियां हैं, स्पेशली पीपल विद डिसेबिलिटीज हैव वेरी पावरफुल स्टोरीज टू शेयर। एंड मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम मैंने अपनी स्टोरी यूथ की आवाज के साथ शेयर की थी, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया था मेरी स्टोरी दुनिया तक पहुंचाने का। और उसके बाद वेरियस यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म्स में मैं अपनी स्टोरी शेयर कर चुकी हूँ, और आज भी आप सबके साथ कर रही हूँ। तो आई रियली द एफर्ट्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर लॉडेबल कि आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोगों को आगे आके अपनी कहानी शेयर करने का। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी सिर्फ मुझे नहीं, जितने भी लोग रूरल कम्युनिटीज से हैं, अर्बन एरिया से हैं, हर जगह से आप जिनकी आवाज मीडिया जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं वो आगे पहुंचाते ही नहीं है, अगर हम वो चीज डिजिटल मीडिया के थ्रू कर सकें तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प। एंड लास्ट थिंग, टुडे इज इंटरनेशनल यूथ डे, और बहुत सारे यंग लोग, और जैसे मैंने कहा जो दिल से जवान है वो लोग भी देख रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि
आपको किसी बड़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने की जरूरत नहीं है चेंज लाने के लिए। मैंने दिल्ली की सड़कों पे भाषण देना शुरू किया था, जहां से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रही हूँ और वहां जाके भी मैं भाषण देती रहूंगी। बट जहां पे भी हैं आप शुरू करें। जो एक वर्ड है इंक्लूजन, जो 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 इसकी प्रशांत बात कर रहे थे, इंक्लूजन के जो स्पेलिंग्स हैं वो आई से शुरू होते हैं। इंक्लूजन स्टार्ट्स विद आई मतलब मैं। आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप में ट्रेमेंडस पावर है। मैं कहती हूँ, मैं मानती हूँ कि एक एक इंसान में बहुत शक्ति है दुनिया बदलने की, और वो बहुत ही छोटे लेवल पे आप शुरू कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने घर में। और एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी होपफुल टुडे दैट वी विल सी अ वेरी इंक्लूसिव फ्यूचर एज वी गो फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। आरती, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अभी प्रतिष्ठा ने बताई थी कि सुविधाओं की कमी है या भेदभाव है, लोगों के मन में बहुत ही भारी स्टीरियोटाइप है, तो आपसे मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि आपने सेक्स वर्कर्स के बच्चों के साथ भी बहुत ज्यादा काम किया है, उनको आगे लाने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। जब ये इन भेदभाव के साथ साथ जो रिसोर्सेज को लेकर, सुविधाओं को लेकर जो भेदभाव है, वो उसके साथ साथ आपके आत्मविश्वास पर और आपके वजूद पर भी कई बार चोट किया जाता है, तो कितना मुश्किल हो जाता है कि इन सब को पार करके आप शिक्षा या नौकरी जैसे अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच भी पाएं या उसकी तरफ काम भी कर पाएं। और एक बदलाव लाने के लिए इन सभी चीजों में, एक तो समाज की मानसिकता में, जिस बात की कर रही थी, और सरकारी स्तर पर कानून के जरिए, ताकि एक बेहतर भविष्य हो, क्या कर सकते हैं? क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं अपने बेहतर जो इस देश के श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि अगर उनको कामगार का हक मिलता है तो ये जो भेदभाव है वो आप मतलब सेक्स वर्कर के जो ऊपर जो भेदभाव है वो मिट जाएगा। तो मेरा पहला तो यही मतलब भविष्य के लिए तो यही विचार है कि मैं ये सोचूं कि हमारे साथ मिलकर इसको थोड़ा सा भेदभाव कम करने की ज़रूरत है। वो मतलब जो डोमेस्टिक वर्कर हो या फार्मर हो या दलित समुदाय वर्कर हो, इन सबको अगर बराबरी का, इक्वलिटी का जब हक देते हो, उनको अधिकार देते हो, तो आप मतलब इस देश के विकास में बढ़ोतरी आ जाएगी और जो अभी चल रहा है कि भेदभाव, वो कम हो जाएगा। साथ ही में जो सेक्स वर्कर के जो बच्चे हैं, जो युवा है, खुद सेक्स वर्कर युवा है, वो भी इस मतलब एजुकेशन से भी वंचित हो रहे हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है भेदभाव की वजह से। और उनको बेसिक जो चीज़ होती है कि उनको अच्छे स्किल मिले, अच्छे जॉब मिले, उसके लिए भी वो वंचित हैं। क्योंकि आप देखा जाए तो सादा पोलियो का जो ड्रॉप होता है वो हर जगह पे जाता है, पर जो गली होती है, जो ब्रोथल होता है, वहाँ पे मैं देखती हूँ कि वहाँ पे नहीं जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब समाज की तरफ से ठीक है, पर अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी भेदभाव होने लगे तो थोड़ा सोचने की बात है। आगे जाके हमें इसमें थोड़ा सा सुधार भी लाना ज़रूरी है। तो अच्छे भविष्य के लिए मैं ये चाहती हूँ कि एक तो सेक्स वर्कर के काम की मान्यता दी जाए, और दूसरा जो उनके बच्चे हैं आगे बढ़ रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो उनको थोड़ी सी सरकार हेल्प करे, आप सब हेल्प करें उनके अच्छे भविष्य के लिए। मनु, अभी बच्चों के फ्यूचर की बात कर रही थी, हमारी बात आरती से भी, उन्होंने भी बताया कि कैसे बच्चों के फ्यूचर की बात हम कर सकते हैं। उसमें जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे सड़क पर रह रहे हैं, जो लेबर में हैं बच्चे, मतलब चाइल्ड लेबर हैं, जो कि अपराध भी है, और जो जिनको भीख मांगने के लिए पुश किया जाता है, जिनमें से बहुत से बच्चों के साथ आपने एक्चुअली काम किया है, उनको वहां से छुड़ा कर लाए हैं। ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि सामने हैं, और सामाजिक और कानूनी दोनों स्तर पर?
सर जैसे कि मेरे को पता है, जब मैं उनके बीच गई थी स्लम एरिया में, तो वहाँ पे मैंने देखा था उनके पेरेंट्स उन्हें पुश करते हैं बैगिंग के लिए, क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। उनके पेरेंट्स को अगर हम थोड़ा बहुत काम दे, लाइक वो लोग आई होप जैसे मैंने लेडीज को काम दिया है क्राफ्ट वगैरह का, तो वो उसमें काफी अच्छी है। दूसरे जो उनके पेरेंट्स हैं, मतलब जो मेल पर्सन है, वो लोग लेबर वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे। अगर उन्हें काम मिले तो शायद वो अपने बच्चों को ये बैगिंग के लिए ना भेजें। दूसरा, उनको समझाने की बात है, तो इस चीज के लिए हमारी कम्युनिटी, जो हमारे अच्छे बुरे जो अच्छे लोग हैं, वो लोग अगर उन लोगों में कोई डिफरेंस ना करें मेरे हिसाब से, तो शायद वो भी हमारी तरह अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर हम पढ़ाने भेजेंगे अपने बच्चों को, तो हमारे बच्चों के साथ डिफरेंस करते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो लोग इनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। जैसे कि ब्यूटी कुमारी ने बताया, वो दलित समाज से है, तो उनके साथ भी ये होता है, तो इन बच्चों के साथ भी सेम यही होता है। हमारे यहाँ लोअर कम्युनिटी और अपर कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो अगर ये चीज हम खत्म करें, ये डिफरेंसेस अगर हम खत्म करें, तो काफी बेस्ट है। जब ये बच्चे भीख मांगने आते हैं आपसे, तो मैंने खुद देखा, खुद ऑब्जर्व किया, इवन मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं इन लोगों के लिए हेल्प करती थी, तो मुझे भी कई जो अपर कम्युनिटीज वाले थे, तो वो मुझे कहते थे, यू आर फ्रॉम हायर फैमिली, तुम हायर फैमिली से हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कैसे जा सकते हो इन लोगों के बीच। इवन आज भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन मेरा उनको जवाब यही है कि मैं ये डिफरेंसेस नहीं मानती हूँ। और आपको क्या लगता है कि ये सब डिफरेंसेस करने से आप कुछ कर देंगे? इवन ये बच्चे हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड, तो इन लोगों को, हम लोगों को अगर कोई रास्ता देना है, तो हम लोग पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्लीज एम्प्लॉयमेंट निकाले, कुछ ना कुछ प्लीज ऐसा करे जो इन लोगों को भी, इनके पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ताकि वो बच्चों से बच्चावृत्ति कराए ना। एक दूसरा, इन लोगों को शराब पीने की बहुत ज्यादा आदत है, इवन लेडीज को भी, जेंट्स को भी। तो प्लीज शराब के लिए भी कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट करे कि कुछ ना कुछ कमी आए, ताकि ये लोग ना करें। इवन ये लोग यहाँ पे, हम लोगों के यहाँ मैक्सिमम गर्ल्स की जो शादी होती है वो 18 साल की हो जाए, 18 साल की लड़की बालक होती है, लेकिन इनके यहाँ जो शादी हो जाती है लड़की की, वो 12 साल की हो जाती है। इवन अभी मेरे समझाते समझाते मेरे को भी एक प्रॉब्लम हुई है, लड़की सिर्फ 13 साल की थी और उसकी शादी कर दी गई। क्यों? वो बोलते हैं कि हमारी लड़कियां अपनी रक्षा नहीं कर सकती, जो अपर कम्युनिटीज के लड़के हैं वो बदतमीजी करते हैं उनके साथ। इवन जो इन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, उनको मैं खुद सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ, इसलिए स्पेशली लड़कियों को, ताकि वो लोग अपनी रक्षा खुद कर सकें। इवन एक लड़की ने, तो अभी मेरे पास एग्जाम्पल भी है, उसके साथ एक लड़के ने बदतमीजी की थी, तो उसने उस लड़के को सीधा सड़क पे थप्पड़ मार दिया। उसने बोला, हाउ डेल यू, इवन मेरी तरह ही, कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुमने क्या समझ रखा है कि लड़की ऐसे ही है, तुमने ऐसे मार दिया। तो ये चीज मैं नहीं चाहती कि कभी कोई डिफरेंस हो या कुछ भी हो, आप करके तो देखो इन लोगों के लिए कुछ, तो आपको भी एक अजीब सी खुशी मिलेगी। इवन जितने भी यूथ मुझे सुन रहे हैं, तो आपके पास अगर ये बच्चे आते हैं, तो प्लीज इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, इनसे एक बेटर कम्युनिकेशन बनाए, ताकि ये लोग भी हमारी तरह बन सके। इवन दे आर द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन फॉर अवर इंडिया। इवन ये जो यूथ आएंगे ना हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया एकदम अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर ये यूथ भी पढ़ ले, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारे कंट्री भी बहुत जल्द डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच मनु। और बिल्कुल सही बात है, और कितनी खूबसूरत बात है कि क्या हम कभी अपना ऐसा देश इमेजिन कर सकते हैं जहाँ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ये ख्याल सोचिए 2 मिनट के लिए, और कितना खूबसूरत लगता है ये सोचने में भी। और बिल्कुल यही ये यंग चेंज मेकर्स कर रहे हैं, और हमें इन्हीं सुझावों पर शायद आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि हम और बेहतर समाज बना सके।